8 नवंबर 2013 को ईपीएफओ ने यह सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर में उन्होंने कहा कि उनका जो पेंशन फंड है ये ओवरऑल डेफिसिट में चल रहा है अगर एक्टोरियल वैल्यूएशंस को देखते हैं तो। और अगर हम आज की डेट में 2013 की बात कर रहे हैं, आज की डेट में अगर हम लोगों को हायर वेजेस यानी कि उनकी एक्चुअल वेजेस पे ईपीएफ और ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करना अलाउ करते हैं तो उसके कारण हमें उनको हायर पेंशन देनी पड़ेगी और जो इनका पेंशन फंड है इसके ऊपर डेट्रीमेंटल यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब ये बात हम कर रहे हैं 2013 की और ईपीएस की स्कीम लॉन्च हुई थी 1995 में, तो इतने छोटे टाइम के अंदर इतना नेगेटिव इंपैक्ट इनके पास कैसे पड़ने लग गया और क्या ये बात सच है या नहीं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। पहले एक फ्लैशबैक करते हैं कि एक्चुअली में ईपीएस की स्कीम चलती कैसे है। ईपीएस स्कीम लॉन्च हुई थी 1995 में, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्कीम के अंदर आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में और 12% कंट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड को तो साइड में रखते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का जो 12% है इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है 8.33% का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में और बाकी बचा हुआ 3.67% जाता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में। और सारा का सारा विवाद, सारा का सारा जो झमेला है वो इसी के साथ में है। देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो निकलना चाहिए 8.33% और 3.67% ये निकलना चाहिए आपके एक्चुअल बेसिक प्लस डीए के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ सीलिंग्स लगा दी गई थी। सीलिंग्स कैसे लगाई गई थी कि 1995 से लेकर 2014 के बीच में सीलिंग थी 6,500 रुपए की और उसके बाद की सीलिंग थी 15,000 रुपए की 1 सितंबर 2014 के बाद में। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मेंबर थे उनकी बेसिक प्लस डीए कुछ भी रही हो, मैक्सिमम उनका कंट्रीब्यूशन 6,500 रुपए की सीलिंग के साथ हुआ है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहा है 541 रुपीज का। अगर आपकी स्कीम में फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है 10,000 रुपए की भी रही थी तो आपका एक्चुअली में जाना चाहिए था 833 रुपए, लेकिन क्योंकि 6,500 रुपए की सीलिंग थी तो अमाउंट जाता था 541 रुपीज ओनली। और 1 सितंबर 2014 के बाद में आपकी सैलरी कुछ भी रही हो, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम 15,000 रुपए के ऊपर ही कैलकुलेट करके आपका ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो कि बनता था 1,250 रुपए। तो अगर आप मेंबर रहे हैं 1 सितंबर 2014 से पहले की और आज की डेट में भी अगर मेंबर है, करंटली वर्किंग है, तो आप अपने पासबुक में देखेंगे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर 1,250 रुपए आपकी सैलरी से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर जा रहे हैं और बाकी का अमाउंट आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि ये जो 1,250 रुपए और इससे पहले 541 रुपीज थे, क्या ये सफिशिएंट नहीं थे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर आपको पेंशन देने के लिए? अब यहां पे एक और चीज लेके चलते हैं कि जो मैक्सिमम पेंशन है वो 7,500 रुपए हो सकती थी। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्चुअली में पेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है एज ऑफ टुडे वो ये है कि लास्ट 60 मंथ्स का आपका बेसिक प्लस डीए का एवरेज, जो कि इस केस में हो सकता है 15,000 रुपए मैक्सिमम, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ ईयर ऑफ योर सर्विस। वो कितने नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस है? वो मैक्सिमम हो सकता है 35 और इस टोटल को डिवाइड करना है 70। ये फॉर्मूला एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पोर्टल पे दिया हुआ है। तो इस कैलकुलेशन के अंदर अगर आप 15,000 रुपए डालते हो, उसको 35 से मल्टीप्लाई करते हो, 70 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास आंसर निकल के आता है मैक्सिमम 7,500। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन रन करने की कोशिश करी कि अगर कोई इंसान 1,250 रुपए कंट्रीब्यूट करता है ऑल थ्रू आउट हिज वर्किंग करियर ऑफ 35 ईयर्स और उसके बाद उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है 7,500 रुपए की, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या फिर क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसके कारण जो है वो कंगला हो जा रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है? तो ये कैलकुलेशन अब आपके सामने मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले इस कैलकुलेशन के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे मैंने टोटल लिए हुए हैं 35 साल की वर्किंग लाइफ और टोटल मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपए से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि आज की रेट में अगर आप ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम तो तभी अलाउड है अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है। जिसकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मंथ बाय मंथ लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे मैंने 35 ईयर्स लिए हैं। हर महीने आपकी कंट्रीब्यूशन जा रही है और कंट्रीब्यूशन कैसे जा रही है? 1,250 रुपए की आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ से जा रही है और इस कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, ये सेकंड मैंने कॉलम बनाया, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट है, यानी कि एक्चुअली में आपका अमाउंट कैसे जुड़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले महीने हमने 1,250 रुपए जमा कराए तो हमारा पास अमाउंट था 1,250 रुपए का। अगले महीने हमने 1,250 रुपए और जमा कराए तो हमारे पास टोटल हो गए 2,500 रुपए। फिर हमने थर्ड महीने 1,250 रुपए जमा कराए तो 3,750 रुपीज हो गया। इस तरीके से एक साल के अंदर हमने जो टोटल है 15,000 रुपीज जमा कराए थे। अब ये मैं एक पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक्चुअली में जो कैलकुलेशन 7,500 की वो कैसे निकल के आती है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो 15,000 रुपीज मैंने एक साल में जमा कराए हैं और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि मुझे पेंशन मिल जाएगी 7,500 रुपए की अगर मैं कंटिन्यू करता हूं इसको इन्वेस्ट करना। कितने साल के लिए? 35 साल के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इस हिसाब से कि मुझे पैसे मिल रहे 7,500 रुपए पर मंथ और मैं पर
मंथ दे रहा हूँ 1250 रुपए, यानी कि 6 टाइम्स मुझे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, तो पक्की बात यह है ना कि घाटा होगा। लेकिन ये बात इतनी भी ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है हमारी हेल्प करती है। कैसे, वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम 1250 रुपए सिर्फ देके हमें ईपीएस इसके बाद 7500 रुपए देगी, जो कि 6 टाइम्स ऑफ अवर मंथली कंट्रीब्यूशन है, और फिर भी ईपीएस को घाटा नहीं होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। सो हमने ये समझ लिया कि हम हर महीने 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव हमने कंट्रीब्यूशन कराया है, ये 15,000 रुपए का एक साल में कंट्रीब्यूशन किया। अब लगाते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने का क्या तरीका है, वही तरीका है जिस तरीके से ईपीएफ के आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपकी कैलकुलेशन होती है। तो एक साल का अगर हम एवरेज अमाउंट लेते हैं तो आपके अकाउंट में आता है 97,500 रुपीज, उसकी ओवरऑल एवरेज निकल के आती है, जिसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट में ऑन एन एवरेज 8% मान के चल रहा हूं। हिस्टोरिकली तो ईपीएफ ने 8% से ज्यादा का भी इंटरेस्ट लिया है। मैं ऑन एन एवरेज मानूंगा 35 साल तक आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 650 रुपीज। आई थिंक काफी सिंपल है, समझना आसान है। हम टोटल इतना कंट्रीब्यूट करते रहे और ऑन एन एवरेज हमें लास्ट मंथ में जो इंटरेस्ट मिला है पूरे साल के कंट्रीब्यूशन पे वो 650 रुपए मिला है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर में जाता हूं, ईयर 2 में जाता हूं, और यहाँ पे मैंने 1250 रुपए की कंट्रीब्यूशन करी है। लेकिन साथ में यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है क्यूमुलेटिव हो गया है 15,000 रुपए प्लस 1250, मगर ओवरऑल अमाउंट में देखो तो मैं 650 रुपए भी जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है, जो मेरे पास इंटरेस्ट आया, वो भी मेरे प्रिंसिपल में साथ में जुड़ गया है, और इसके कारण ये 16,250 रुपए बन जाते हैं 16,900 रुपए। अब यहां से कहानी चेंज होनी स्टार्ट होगी ईयर 2 के एंड में, यानी कि सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास क्या कहानी बन के आती है कि हमने एक्चुअली में तो पे किए 30,000 रुपीज, मगर जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो बना है 1,902 रुपीज का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पहले साल इंटरेस्ट मिला था 650 रुपए का, मगर अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको मिला है 1252 रुपए का। और ये जो इंटरेस्ट आपको, या फिर 1252 रुपए आपको एक्स्ट्रा रुपीज मिले हैं, वो इसलिए एक्स्ट्रा मिले हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपको पहले भी अमाउंट मिला हुआ था इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये कंट्रीब्यूशन 1250 रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है, इसको कहां ले जाने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। आगे चलते हैं, हम कुछ साल और बाद चलते हैं, ईयर 5 पे चलते हैं। ईयर 5 पे अभी हम 1250 रुपए की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने टोटल 75,000 रुपीज की कंट्रीब्यूशन करी है, और हमारे पास जो इंटरेस्ट आया इस साल के एंड में वो आया 6,292 रुपीज। आप देख रहे हैं जो इंटरेस्ट हमारे पास पहले साल में 650 रुपए था, वो इंटरेस्ट ये हो गया है। और 10 साल के एंड में क्या होता है, और मजा आने वाला है। 10 साल के एंड में हमारा टोटल अमाउंट पहुंच गया है 1.5 लाख रुपए का। हमने 1,50,000 रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन किया है, और हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन के आता है वो आता है 16,284 रुपए, 16,284 रुपीज का एक साल का इंटरेस्ट है। और अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर की पूरे ईयर की कंट्रीब्यूशन हमारी 15,000 रुपीज थी, और यहाँ पे हमारे पास जितनी हमारी एक साल की कंट्रीब्यूशन थी उससे ज्यादा का इंटरेस्ट आ रहा है। इसीलिए कहते हैं टाइम इज द बिगेस्ट पावर। अगर आप एक अमाउंट को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेवल पे जमा करा के रखते हैं तो कंपाउंडिंग से उसका क्या मजा आने वाला है, इस वीडियो में भी आपको उसका एग्जांपल मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं, 10 साल निकल गए हैं, 20 साल के एंड में चल के देखते हैं क्या होता है। तो 20 साल के एंड में जो हमने टोटल 3 लाख रुपए जमा कराया है, और इस साल जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 52,541 रुपीज। और मैं आपको बिना देर किए ले चलता हूं 35th ईयर के एंड में, कि 35 साल पूरे हो गए आपकी जॉब के। और अगर आप नीचे जाके देखते हैं तो क्या होता है, आपने टोटल 5,25,000 रुपीज जमा कराए हैं, आपको इंटरेस्ट मिला है उस साल 2 लाख रुपए के करीबन, और जो टोटल आपका पैसा है वो 26,96,758, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख आपका पैसा पहुंच जाता है। 5,25,000 रुपए का जो पैसा है वो आपका अराउंड 27 लाख रुपीज पहुंच गया है, यानी कि अराउंड 21,71,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट में मिला है। आई एम श्योर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, इसलिए इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस एक्सेल शीट को देख सकते हैं कि एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, और 35 ईयर्स के बाद आपका पैसा कैसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट होकर कहां पे पहुंच गया है। कुछ एजम्पशन ली है, जैसे फॉर एग्जांपल 8% के रिटर्न की एजम्पशन ली है, लेकिन चलिए उसी को मान के चलते हैं। सो अब हमारा जो पैसा है वो 27 लाख रुपीज हमारा पहुंच गया है। अब यहां पे अगर मैं ये मान के चलता हूं कि 6% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो एन्यूटेंट है वो यहाँ पे 20 ईयर्स तक पेंशन लेते हैं, तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ कि आप जो पेंशन ले रहे हैं वो 6% के हिसाब से आप पर ईयर ले रहे हैं, और एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपका पैसा पूरा जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पेंशन मिलती है, उसके बाद विडो पेंशन मिलती है, और उसके बाद पूरा का पूरा अमाउंट जीरो हो जाता है। मैं यहाँ पे विडो पेंशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और आगे केसेस में क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्यों ऐसा केस मैंने लिया है। तो 20 साल के लिए अगर हम बात करते हैं तो
आपको मिलेगा 19,224 रुपीज की पेंशन। अगर आप बिना रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाए 20 साल के बाद में, यानी कि एज कैप पहुंच गई है आपकी 78 की, और अगर आप पूरा का पूरा पैसा ये वापस भी चाहते हैं कि आपके नॉमिना को मिल जाए, तो उस केस में जो अमाउंट बनेगा वो बनता है 13,416 रुपीज। इस केस में क्या हो रहा है कि आपको 20 ईयर्स तक पेंशन मिल रही है 13,416 रुपीज, और आपके बाद आपके नॉमिनी को पूरा का पूरा 27 लाख रुपीज मिल जाएगा। इसी केस को अगर मैं लेके चलता हूं 30 ईयर्स के केस में, यानी कि आपकी एज जो है वो 58 से हो गई है 88 तक, 58 से 88 तक आपको मिलेंगे 16,087 रुपीज। और अगर आप लेते हैं वो वाला प्लान जहां पे आपके नॉमिनी को पैसे मिलने चाहिए, तो उस केस में भी आपकी पेंशन बनती है 13,416 रुपीज की। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं ईपीएस स्कीम की 7,500 रुपए की पेंशन से। इसके बाद अगर हम लेते हैं 40 ईयर्स का, यानी कि होल लाइफ प्लान लेके चलते हैं, यानी कि पूरी जिंदगी आपको 98 ईयर्स की जो हुई है आप ही को पेंशन मिल रही है, विडो पेंशन 50% की बात ही नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको 14,764 रुपीज आराम से मिल सकते हैं 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम में, उसमें भी आपको 13,416 रुपीज मिल सकते हैं, और बाकी का पैसा आपका जो है इन नॉमिनी को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस अमाउंट को, यानी कि जो टोटल अमाउंट है इसका अगर हम 6% निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्याज बनता है एक साल का, तो एक साल का ब्याज बनता है 1,61,000 रुपए, 1,61,000 रुपीज, और इसको 12 से डिवाइड करने का यानी कि 13,480 रुपीज तो आप ऑटोमेटिकली खुद से बना सकते हैं। अगर आपके पास ये अमाउंट होता, अगर 27 लाख रुपीज आप किसी बैंक में जमा कराते तो वहां से आपको ये अमाउंट मिलता। और अगेन पेंशन इज पेंशन, चाहे वो आप बैंक के इंटरेस्ट इनकम से ले, चाहे वो यहां से ले, उस दोनों केस के अंदर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। तो टैक्स की यहाँ पे हम कहानी नहीं करने वाले हैं। इस केस में कहीं भी नजर नहीं आता कि पेंशन फंड किसी घाटे में रहा हो, कुछ प्रॉब्लम रही हो। सो मुझे नहीं समझ आया कि ये घाटे की बात कैसे हुई, लेकिन यहाँ पे हमने केस क्या लिया है, आप 1250 रुपीज हर टाइम पे जमा कराते रहे हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से मिलने वाली पेंशन हमें पूरी नहीं पड़ने वाली, तो ये लाजमी होगा कि हम बाहर से भी एक पेंशन प्लान ले। लेकिन जिस पेंशन प्लान को आप लेने का सोच रहे हैं, वो पेंशन प्लान एक्चुअली में काम कैसे करता है, क्या वो आपको गारंटीड रिटर्न्स देगा या नहीं, कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्लान आपको बेचा जा रहा है वो पेंशन प्लान है या नहीं, और आप कैसे उसके रियल रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया है। आपको मेरी साइट एवरी पैसा मैटर्स के ऊपर लर्न टू अर्न सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिसको आप EPM 10 का कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पे पा सकते हैं। अब एक वेरिएशन लेके चलते हैं, क्योंकि 1250 रुपीज का जो है ये तो 1 सितंबर 2014 से बाद में आया था। उससे पहले हम बात करें 2013 के सर्कुलर की, और 2013 के सर्कुलर के टाइम पे जो सीलिंग थी, जो वेज सीलिंग थी, वो थी 6,500 रुपीज की, और 6,500 रुपीज के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन होता था EPS के अंदर वो होता था 541 रुपीज। तो हम 541 रुपीज का केस लेके चलते हैं कि 541 के केस में क्या होता था। यहाँ पे मैंने 541 का कंट्रीब्यूशन दी है कितने साल के लिए? मैंने दिया कंट्रीब्यूशन पहले 10 साल के लिए, यानी कि शुरू के 10 साल में। तो हमने 1 सितंबर 2014 से बाद में चेंज किया है, तो हम ले लेते हैं कि 1 सितंबर 2004 से लेके 14 तक हमारी 6,500 रुपए की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो रही थी। उसके हिसाब से अगर हम चल के देखते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट बनता है यहाँ पे 12,946 रुपीज। अगर आपको 20 ईयर्स की मिल रही है पेंशन, उसके हिसाब से अगर हम 30 ईयर्स की पेंशन मिलते हैं तो 10,834, और अगर हम 40 साल की पेंशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे 9,942 रुपीज बनते हैं। यानी कि इन किसी केसेस के अंदर भी आपको अमाउंट 7,500 रुपए से ज्यादा आराम से मिल सकता है, और जो हमारा EPS का जो पेंशन फंड है उसकी हालत खराब नहीं होगी। एक और केस लिया है मैंने, क्योंकि 1995 में आया था, वहां से 1 सितंबर 2014 तक हमारे पास 6,500 रुपए की सीलिंग थी, करीबन 19 साल की सीलिंग थी। मैंने कहा यार 20 साल की सीलिंग लेके चलते हैं, 20 साल तक हम 541 रुपीज को जमा करा रहे हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 541 रुपीज को हमने 20 साल तक जमा कराया, उसके बाद जमा कराया 1,250 रुपए को, और उसके हिसाब से जो हमारा पेंशन फंड बनता है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 3,54,000 रुपीज की, और टोटल हमारे पास मैच्योरिटी पे अमाउंट हुआ 14 लाख रुपीज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,250 रुपए का जब हमने कम किया है तो हमारा 27 लाख रुपए का अमाउंट 14 लाख रुपए के करीबन रह गया है। क्या इस केस के अंदर 7,500 रुपए की पेंशन देना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? तो यहाँ पे 20 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी पेंशन का अमाउंट निकल के आता है 10,000 रुपीज का, 30 ईयर्स की बात करते हैं तो 8,400 रुपीज का, और 40 ईयर्स की बात करते हैं फुल पेंशन दे रहे हैं, 50% पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो निकल के आता है 7,709 रुपीज का। यानी कि किसी केस में भी एम्प्लॉय पेंशन फंड जो है वो घाटे में नहीं था। हाँ, 541 रुपीज अगर आगे तक कंटिन्यू रखते तो शायद 7,500 रुपए देना मुश्किल होता, वो भी तब जब इनको ऑल थ्रू आउट देना है। अब एक और चीज है यहाँ पे, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में 58 ईयर्स तक किसी ने रेगुलरली इन्वेस्ट किया है, और वो इंसान उसके बाद हेल्दी है कितने साल तक? 30-40 साल तक। मगर बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे भगवान ना करे उन इंसान की, जो भी एन्यूटेंट है यहाँ पे, जो पेंशन
के लिए अपने पैसे को जमा कर रहे हैं, उनकी उतनी लाइफ नहीं हो पाएगी और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी, जिस केस में विडो पेंशन मिलेगी जो कि 50% ऑफ अमाउंट होगी। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे हो सकता है विडो ही ना हो, कोई भी पीछे ना हो, तो उस टाइम पे भी ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा। तो मुझे तो यहां से नहीं समझ आया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन फंड को घाटा कैसे हो सकता है, और 1250 रुपए कंट्रीब्यूशन में तो कहीं पे भी घाटा नजर नहीं आ रहा है। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से मिलने वाली पेंशन तो काफी कम होने वाली है और इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान लेने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं, ये जानकर कि क्या आपको एक्चुअली में एक पेंशन प्लान बेचा जा रहा है, और अगर हाँ तो क्या उससे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगी या फिर आपको फ्यूचर में वहां पे भी वेरिएबिलिटी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी रियल रिटर्न्स कैसे होती हैं। इसी को जानने के लिए मैंने अपनी साइट एवरी पैसा मैटर्स पे एक लर्न टू अर्न सेक्शन के अंदर कोर्स बनाया है, जिसको जान के आप कभी भी पेंशन प्लान को धोखे में नहीं खरीद पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।